तुम लोगों ने बनाया, मेरे को सेंड किसी ने नहीं किया है यार। एक आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ मैं, अगर आज के बाद कोई मेरे को होमवर्क सेंड नहीं करेगा ना, उसको उस क्लास से तुरंत जाना होगा। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। अगर तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्लास में बैठने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भी कोई मतलब नहीं है तुम लोग से। ठीक है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें होमवर्क नहीं करना है, तुम क्लास चुपचाप छोड़ सकते हो हमेशा के लिए, नो इशू। अभी खुद भी जो जाना चाहता है छोड़ करके, इवन आफ्टर नॉट डूइंग एम वेव्स का होमवर्क, वो छोड़ करके जा सकता है, सही रहेगा उसके लिए। देखो बात ऐसा है कि इंटेंसिटी पढ़ रहे थे हम लोग। इंटेंसिटी का डेफिनेशन बताना, क्या पढ़े थे लास्ट टाइम? कितना एनर्जी रिसीव हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो इंटेंसिटी कहलाता है। अगर हम लोग कितना एनर्जी रिसीव हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको पावर की तरह देखें तो पावर अपॉन एरिया भी कहलाता है ये। ठीक है, तुम समझते हो कि कभी कभी हम लोग नोटेशन को चेंज इसलिए करते हैं बिकॉज उस जगह में उस थीटा को कोई और मतलब हो सकता है, जैसे कि ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, इसलिए यू को यूज करते हैं। ये सब तो छोटी छोटी बातें, इन सब में कोई परेशान होना नहीं है। अगर तुम्हें जेई निकालना है तो इतना तुम्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि किसी भी नोटेशन में कोई चीज़ को दिया हो, तुम्हें उस चीज़ की फील, एसेंस का फील होना चाहिए। ठीक है, तो एक वॉल है मान लेते हैं हम लोग, देर इज अ वॉल। ठीक है, इसको पढ़ चुके थे अपन लोग। ठीक है ना, इस वॉल के मान लो ए एरिया में जो लोग अभी टकराने वाले हैं, है ना, जितने लोग अभी इंसिडेंट होने वाले हैं, वो लोग वही इंसिडेंट होने वाले हैं जो यहाँ से कितनी दूरी पे होंगे, सीटी दूरी पे होंगे जो लोग। टी टाइम में, अगले टी टाइम में वही लोग टकराने वाले हैं। ठीक है, जो यहाँ से सीटी दूरी में है, वही लोग ही आकर के टकरा सकते हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड वाले टी टाइम में नहीं आ सकते। तो लेटेस्ट से वो लोग इस सिलेंड्रिकल एरिया में है। ठीक है ना, कुछ भी रह सकते हो, एरिया सिलेंड्रिकल होना ही जरूरी नहीं है। फिर इसको हमने डिस्कस किया था कि जो इंटेंसिटी है आई से जिसको डिनोट कर रहे हैं, अगर ऊपर नीचे में सी मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला चीज लेंथ बन जाता है एक, फिर ये वॉल्यूम बन जाएगा, जिसके चलते यूसी बनेगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू यूसी होता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, अब आते हैं मोमेंटम वाली बात पे।
देखो, जो मोमेंटम होता है वो वैसे हम लोग उसको क्या लिखना चाहते हैं, मोमेंटम को mv। mv लिखना चाहते हैं, ठीक है। बट हर किसी के पास मोमेंटम को mv लिखने की हमारे पास लिबर्टी नहीं है, है ना। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के लिए है, पार्टिकल्स ओनली, ठीक है। तो पार्टिकल्स ओनली का क्या मतलब है कि अगर कोई मास m से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम इतना होगा अगर उसकी वेलोसिटी v है तो। बट अगर वेव्स के लिए बात करें तो वेव्स के लिए ऐसा नहीं होता है ना। वेव्स क्या है, वेव्स आर नॉट पार्टिकल्स, है ना। वेव्स आर बस इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो, है ना, एक डिस्टरबेंस है बस एक किसी प्रकार का। तो अब वेव्स के लिए क्या करें फिर। तो वेव्स के लिए मोमेंटम लिखने के लिए ना हम लोग को बिगर पिक्चर को देखना होगा, है ना। वी हैव टू लुक इनटू द बिगर पिक्चर। ये बिगर पिक्चर जो है, बैकग्राउंड इसका, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी, ना जेई के ना किसी के। बट तुम्हें सिर्फ एक फील देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग E इक्वल टू एम सी स्क्वायर बोलते हैं ना, है ना, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेशन है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। वैसे ही एक और रिलेशन आता है जो होता है कि ई स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है करके, ठीक है। ये उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी रहती है। ये फॉर्मूला जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विच आई एम टीचिंग ओवर हियर, टोटल एनर्जी रहती है। टोटल एनर्जी मतलब क्या रहता है, ये उसका रेस्ट मास एनर्जी भी रहता है इसमें, रेस्ट मास एनर्जी भी रहता है, और ये उसका काइनेटिक एनर्जी भी रहता है, ठीक है। तुम अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने m लिखा हुआ है, यहाँ पे m नॉट लिखा हुआ है ना। m नॉट क्या चीज है, ये रेस्ट मास एनर्जी है, मतलब जब वो पार्टिकल बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट मास है उसका, रेस्ट मास एनर्जी नहीं, रेस्ट मास है उसका। जब वो पार्टिकल बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है तब उसका मास m होगा, और जब वो एक्चुअली कभी मूव करने लग जाएगा ना, किसी भी स्पीड से, चाहे कोई भी दुनिया का पार्टिकल रहे, जब वो मूव करता है तो उसका मास इस फॉर्मूले से चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो m पुट करना है मेरे को, कौन सा करना है, ये वाला करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ई नॉट बोल दूं ये वाले टर्म को तब भी चलेगा, क्योंकि रेस्ट में जब रहेगा तब उसके मास की कितनी एनर्जी है, मास तो एनर्जी से कन्वर्टेबल है ना, ये आइंस्टाइन ने बोला है। कैसे कन्वर्ट करें, अगर कंप्लीटली जला पाओ, बिल्कुल भी कुछ ऐश नहीं बचना चाहिए, कोई वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं निकलना चाहिए, ना कोई वेपर निकलना चाहिए, ना कोई गैस निकलना चाहिए, कंप्लीटली अगर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाओ तो इतनी एनर्जी उसके पास रहेगी जब वो खड़ा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। अदरवाइज जो उसकी एनर्जी रहेगी, ये एनर्जी एक ही बातें हैं। ये जो टर्म दिख रहा है ना तुम्हें, और ये जो टर्म दिख रहा है, टोटल एक ही एनर्जी है दोनों, एक ही टर्म है दोनों, ठीक है। बाकी इन सब के डेरिवेशन को जानने की जरूरत नहीं है, हमें क्या जानना है ये सुनो। हमें ये जानना है कि जब कोई पार्टिकल मूव करते रहता है काइनेटिक एनर्जी के साथ में, तो उसके पास जो टोटल एनर्जी रहती है उसकी, वो उसके रेस्ट मास के चलते भी आते रहती है और उसके मोमेंटम के चलते भी आते रहती है ना। मोमेंटम और एनर्जी एक ही बातें हैं, बस अलग अलग स्केल पे रखा हुआ है। मोमेंटम मोमेंटम के यूनिट्स में रखा हुआ है, एनर्जी एनर्जी के यूनिट्स में रखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर ऐसे चीजें हैं जिनका रेस्ट मास नहीं है लेकिन उनके पास एनर्जी तो है ना, क्योंकि उनके पास मोमेंटम भी है, ठीक है। और वो एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी है इतनी, यहाँ पे स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में देख लो, ठीक है। लेकिन क्योंकि फोटॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो उनकी जो रेस्ट मास होती है वो खुद ही जीरो होता है। वेव्स के पास कोई मास नहीं होता, लेकिन उनकी एनर्जी तो है, कितनी है, इतनी, ठीक है। तो मोमेंटम भी है उनके पास, फिर कितना है, ई बाई सी, ठीक है। तो ई इक्वल टू पी सी या फिर ई इक्वल टू पी बाई सी, जो बोलना है बोलो, इतना उनके पास एनर्जी और मोमेंटम रहता है। तो सर यहाँ पे ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा को भूल जाए क्या, नहीं, एच न्यू भी वैलिड है यहाँ पे, सब वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है। इनफैक्ट यहीं पे तुम देख पा रहे होगे कि अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो आगे जा करके वो डिब्रोगली का वेवलेंथ निकल जाएगा कि मतलब पी सी इक्वल टू एच बाय लैम्डा है, समझ, एच एच न्यू है, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ से जब मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो ये वाला टर्म एच बाय लैम्डा निकल करके आएगा,
ठीक है, तो डी ब्रोगली रिलेशन भी यहीं से आता है। ठीक है, अब कुल मिलाकर के फिर से बात करते हैं एक बार। अगर पार्टिकल्स हुए तब क्या क्या बातें कर सकते हैं, और अगर कोई वेव हुआ तब क्या क्या बातें कर सकते हैं, यह भी सीख जाओ और रटना इस चीज को। ठीक है, पार्टिकल्स को अलग तरीके से ट्रीट करना है हमको, और वेव्स को अलग तरीके से ट्रीट करना है। तो पार्टिकल्स के लिए अगर कोई बोले कि इसके पास कितना वेवलेंथ है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी तो दोनों के लिए है यार। ठीक है ना, ये खास बात है डी ब्रोगली का, वो दोनों को यूनिफाई कर दिया डी ब्रोगली ने। ठीक है, लेकिन जो पी है वो यहाँ पे एम वी लिख सकते हो। ठीक है, उसको यहाँ पे ई बाई सी लिखना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे ई बाई सी लिख सकते हो क्या? नहीं, यहाँ पे ई बाई सी मत लिखना। यहाँ पे जो उसका काइनेटिक एनर्जी है के ई, उसको तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि एम ही नहीं है उसके पास में। तो यहाँ पे क्या करें के ई लिखने के लिए? पीसी। वही तो उसकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसकी एनर्जी है, समझो वही एनर्जी इसके पास में। इनफैक्ट उसको काइनेटिक एनर्जी नाम ना दे करके हम लोग टोटल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तुम चाहो तो काइनेटिक एनर्जी बोल लो, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू से इट। ठीक है, एच सी बाय लैम्डा यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा पार्टिकल्स में। ठीक है, तो समझ गए हो तो समझ गए हो, नहीं तो छोड़ो। बस इतनी सी बात है कि इक्वल टू पीसी होता है उनके लिए, मोमेंटम और एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। और अगर मैं बोलूं कि एक प्लेट है ना, यहाँ पे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? मोमेंटम ट्रांसफर टू अ प्लेट बाई अ वेव। मोमेंटम ट्रांसफर फॉर वेव्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है। अगर मैं बोलूं कि एक बॉल आ रहा था v वेलोसिटी से, और वो बॉल टकरा करके वापस चले गया वी टू वेलोसिटी से। ठीक है, तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया उसने, या फिर मोमेंटम में कितना चेंज आया फॉर बॉल, मान लो एक मिनट के लिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बॉल का फाइनल मोमेंटम माइनस बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये बता दो। तो ये बोलोगे तुम लोग। ठीक है ना, यही बोलोगे। तो इतना मोमेंटम तो चलो बदल गया उसका बॉल का। तो ये जो, मान लो, ऐसा मान लो एक मिनट के लिए कि आ, कम हो गया होगा स्पीड बाद में टकराने के, है ना, तो उसने कहीं ना कहीं तो भेजा होगा ना उस मोमेंटम को। तो ऑब्वियसली इसी प्लेट को दिया होगा उसने उस मोमेंटम को। मोमेंटम इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी ना। अगर ये पूरे को सिस्टम एक मानो, तो बाहर से कोई और तीसरा फोर्स तो लग नहीं रहा है। ठीक है, ये सिस्टम में भी अर्थ एंड बॉल ऑल्सो, तो बाहर से कोई एफ एक्सटर्नल तो लग नहीं रहा है। तो कंजर्व्ड रहेगा, मतलब इसने जितना लूज किया उतना ही इसको गेन हो गया होगा। ठीक है, मोमेंटम लॉस्ट बाय बॉल, मोमेंटम लॉस्ट बाय बॉल, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड में बात करो। मोमेंटम लॉस्ट इक्वल टू मोमेंटम गेन्ड बाय प्लेट। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एक वेव आ रहा है, वेव को बस ऐसे ही डिनोट कर दे रहा हूँ, तो कितना मोमेंटम लेकर के आ रहा है वो? ई बाई सी। ठीक है, ई बाई सी लेकर के आ रहा है। अब बहुत सारे केसेस होते हैं, देखो। केस वन, फाइंड मोमेंटम गेन्ड बाय प्लेट। ठीक है, फाइंड मोमेंटम गेन्ड बाय प्लेट इफ वेव्स आर एब्जॉर्ब। मान लो कुछ वेव आई, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, ये सब चीजें फिर से आएंगी पूरे के पूरे फिजिक्स की दुनिया में। आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पी इनिशियल था, पी फाइनल जीरो हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मोमेंटम लॉस्ट कितना हुआ है यहाँ पे? वो हुआ है ई बाई सी। ठीक है, तो वही मोमेंटम गेंड है सामने वाले का, गेंड पी फॉर सामने वाला, है ना, तो ये है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि ये वाली वेव्स मान लो 0.4 सेकंड में रिसीव हुई है, या फिर ऐसा मान लो से दिस थिंग, दिस एब्जॉर्प्शन ऑकर्ड फॉर, दिस एब्जॉर्प्शन ऑकर्ड इन टी सेकेंड्स। ठीक है, तो भाई कितना मोमेंटम इसको मिल गया
तुम आसानी से बता सकते हो ना अब तो, कितना फोर्स लगा है प्लेट को, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो बोलोगे तुम ई बाई टी सी, सी इंटू टी बोल सकते हो। ठीक है, आई थिंक तुम समझ रहे हो। अगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना बैठ रही हो, बिकॉज यहाँ पे छोटा सा है ये, इस चैप्टर में ये फिर से आता है। ऐसा भी केस हो सकता है कि एब्जॉर्ब ना हो करके कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो गया, जो वेव्स आ रहा था वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, तो भाई ई बाई सी से आ रहा था और माइनस ई बाई सी से जा रहा है, क्योंकि मोमेंटम है ना तो डायरेक्शन तो होगा ही। ठीक है, तो डेल्टा पी कितना होगा इस केस में, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो। ठीक है, ई बाई सी आ रहा था, माइनस ऑफ माइनस जो जा रहा है। ठीक है, चेंज जीरो मत बोलना भाई, टू ए बाई सी, तो इतना मोमेंटम गेंड हुआ है उसको। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब बॉल जब जाकर के कहीं पे चिपक जाती है तो वहां पे कम मोमेंटम ट्रांसफर होता है, जबकि वो रिफ्लेक्ट बैक जब होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सोचो प्लेट को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। प्लेट से अगर पूछो तो प्लेट बोलेगा पहले मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था, फोर्स बाई प्लेट, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था, तब वो उसके ई बाई सी मोमेंटम को पहले जीरो किया है, फिर ऊपर ही फोर्स लगाते रहा और उल्टे डायरेक्शन में उतना मोमेंटम लेकर के आया है वो। तो यहाँ पे प्लेट में डबल मेहनत करनी पड़ गई है उसको। ठीक है, तो थर्ड लॉ के हिसाब से प्लेट के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा होगा। ठीक है ना यार, यहाँ पे ई हमने यूज कर रहे हैं, ई, बट उसको यू भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है, समझ गए होगे। फिर ये चीज देखो, जो ई होता है, सॉरी हाँ, ई क्रॉस बी होता है वेक्टोरियली, वो इतना रहता है। ये बात याद रखना है तुमने, नोट। इसका इतना डेरिवेशन कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ये सी वेक्टर है। ठीक है, फील करा देता हूँ एक बार। देखो, तुम्हें तो पहले बात ये मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि इक्वल टू बी सी होता है, वी नो, वी नो सिंपली, कहाँ से आया कुछ नहीं, वी नो इक्वल टू बी सी, हमारे सिलेबस का है ही नहीं, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस का नहीं है, बट एवरीथिंग विच आई एम राइटिंग ऑन दिस पेज इन आवर सिलेबस। ठीक है, तो इक्वल टू बी सी होता है मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू को देखो तो मैक्सिमम वैल्यू को ऐसे रिलेट कर सकते हो, आरएमएस वैल्यू को देखो तो आरएमएस वैल्यू को ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फील लेते हैं अपन। तो सिंपल बात यह है कि ये ई है और बी है और इसके जाने का डायरेक्शन इधर है, तो तुम एक बार हाथ से कर्ल करके देखो कि ई क्रॉस बी करने पे सी का डायरेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पहले। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको आई नाम दे दूं, इसको जे नाम दे दूं, इसको के नाम दे दूं, ये डायरेक्शन को। ठीक है, तो तुम समझ पा रहे होगे कि मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ कर्ल करने के लिए बोल रहा हूँ। एक ऑसिलेशन जे की तरफ हो रहा है, एक ऑसिलेशन के की तरफ हो रहा है, तो जे क्रॉस के करने से हमें आई का डायरेक्शन तो मिल रहा है, डायरेक्शन वाइज करेक्ट तो है। ठीक है, अगर तुम याद ना आ रहा हो तो ये लो आई जे के, तो जे क्रॉस के करने से आई मिलता है, तो डायरेक्शन वाइज करेक्ट है, बट मुझे मैग्नीट्यूड वाइज भी करेक्ट बनाना था इस चीज को। ठीक है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ इन सब बातों को। तो अगर ये डायरेक्शन वाइज करेक्ट है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये करेक्ट है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड वाइज करेक्ट। ठीक है, अभी ये करेक्ट नहीं है, ये ओनली डायरेक्शन वाइज करेक्ट है ये। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में ऐसा होना है, मतलब मुझे यहाँ पे बी चाहिए एक। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक बार बी को डिवाइड कर देता हूँ, मॉड को ना, मॉड से तो डायरेक्शन नहीं बदल जाएगा। ठीक है, और एक बार और डिवाइड कर दो, तब क्या होगा, एक को कट करेगा, एक बार इधर चल देगा, अब ये डायरेक्शन वाइज भी करेक्ट है। ठीक है, ये चीज को देखो तो क्या ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वाइज करेक्ट है, सोच करके बताओ।
सी का डायरेक्शन अगर तुम पूछोगे तो आई कैप में मैं बोलूंगा। सोच करके बताओ, इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वाइज बोथ करेक्ट और नॉट? ठीक है, जैसे ही मैंने इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ना, वैसे ही अभी अब करेक्ट डायरेक्शन वाइज ऑल्सो, मैग्नीट्यूड वाइज ऑल्सो। बताओ। सेकंड वाला भी सही है सर। ठीक है, सेकंड वाला भी करेक्ट है ये, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है वो फॉर्मूला, देख पा रहे हैं अपन। और बी से सी की तरफ क्रॉस करना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, मतलब के से किधर की तरफ क्रॉस करना चाह रहे हैं, आई की तरफ क्रॉस करना चाह रहे हैं। के से आई तो जे मिलना चाहिए, और जे में ही है क्या, आई, ई। तो हाँ करेक्ट है ये। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना, एनर्जी नहीं है। तो ये करेक्ट हो गया। अब तुम मेरे को ई क्रॉस सी को लिख करके दिखाओ मेरे को, ई क्रॉस सी और बी को, क्योंकि भाई तीनों ही एक दूसरे के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना। तो इसमें एग्जैक्टली कैसा सा होगा फॉर्मूला, कहाँ पे सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कि ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा मॉड, उसका सोच करके बताओ। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। ए इक्वल टू बी सी है मैग्नीट्यूड वाइज, मैंने यहाँ पे ई क्रॉस सी कर रखा है। ठीक है, बी अब मैंने ई क्रॉस सी कर ही दिया है मान लो। मुझे इसी जिद के साथ जाना है, भले ये करेक्ट हो चाहे मत हो। पहले तो देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं है करके। तो एक बार जब निकाल लेते हैं ना कोई भी एक चीज, तो उसको उसी ऑर्डर में लिख देते हैं एक बार। जैसे मान लो तुमने ई बी सी देख लिया था, तो एक बार उसको लिख दो, फिर ई बी सी देख लिया था, लिख दिए। अब मैंने ई क्रॉस सी किया है ना अगर, तो मुझे एक्चुअली में माइनस भी मिल रहा होगा। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला भी डायरेक्शन वाइज भी करेक्ट नहीं है। तो मैं कहीं पे भी एक साइड माइनस लगा देता हूँ 1 मिनट के, मान लो। ठीक है, अब ये डायरेक्शन वाइज करेक्ट हो गया है। ठीक है, और मुझे मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे बी इंटू सी चाहिए, यहाँ पे मेरे को सी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार सी से या फिर यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, डायरेक्शन वाइज करेक्ट था भी, अब मैग्नीट्यूड वाइज भी करेक्ट हो गया, क्योंकि कटने का सेंस आएगा तो इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक एवरीवन हैज गॉट दिस। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ी गड़बड़ है यार, इतना स्मार्ट होना पड़ेगा। पूछ सकते हो, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट। मैं कुछ तुम्हें टॉपिक दे रहा हूँ, ये तुम एक बार घर से पढ़ करके आना, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। एक, हार्ट्स एक्सपेरिमेंट। हार्ट्स एक्सपेरिमेंट तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, एक सीबीएसई का टॉपिक ही है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा क्योंकि सीबीएसई का प्योर टॉपिक है ये। तो एस एल अरोरा के कॉम्बिनेशन में पढ़ना। तुम प्रदीप क्षेत्रपाल सर की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, हार्ट्स एक्सपेरिमेंट और प्रूव दैट ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये दोनों थ्योरी के हिस्से हैं। ठीक है, तो इसको तुम कहीं पे से पढ़ना। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो तुम समझ भी जाओगे, सेकंड पार्ट को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आई विल डिस्कस। ठीक है, बट एक बार रीडिंग असाइनमेंट देता हूँ तुम लोग को, देखता हूँ। हमारे समय पे जितने टॉपिक्स मैं ऐसे कभी कभी बताता हूँ ना, कभी हमें नहीं पढ़ाए गए थे, याद रखना। ठीक है, तो मैंने एंटायर कंप्लीटली बहुत सारे चैप्टर छोड़ करके भी सीबीएसई में एग्जाम दिलाए हैं।
तो करना पड़ता है अगर तुम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, जितना मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना, कवर करता हूँ कंटेंट, उसके शायद ही हम लोग को 70% कवर किए होंगे। ठीक है, मैं अब ये नहीं बोल रहा कि मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नहीं है जेई में, लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ लेना एक बार, ऑब्सक्योर हैं थोड़े, आते कम हैं, बट जस्ट रीड वंस अगर 100 आउट ऑफ 100 लाने का सोचते हो तो। ठीक है, अच्छा वो क्वेश्चंस, वो वहाँ पे जो मैं थ्योरी करा रहा था इसका एक बार यूज़ देख लो। ठीक है, क्वेश्चन कराया नहीं मैंने इसमें। ये होता है, वो बोलते हैं ऐसा देखो, वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जेई वाले बोलेंगे ये इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, 100 वोल्ट पर मीटर साइन 8x-9/पाई, इतना। ठीक है, और जे कैप है करके। ठीक है, इफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी। चार ऑप्शन दे देंगे, चार ऑप्शन में से एक को टिक करना होगा। समझ रहे हो क्या? देन फाइंड बी बार, तो तुम क्या बोलना, हम लोग को तो ई इक्वल टू बी सी पता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सही है, करेक्ट, डायरेक्शन वाइज भी करेक्ट है। ठीक है, हमें पता है ई हमेशा बी के परपेंडिकुलर रहेगा, और मैग्नीट्यूड में ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो और ये फेज वाला पार्ट सेम रहता है, ये भी मैंने तुम्हें पॉइंट आउट कराया है, तुम्हें सेम फेज में रहते हैं, जब वो मैक्सिमा पे जाता है तो ये भी मैक्सिमा पे जाता है। तो बी चाहे जो भी हो, उसका मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, उसका ये फेज वाला पार्ट तो सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये के एक्स माइनस ओमेगा टी है, के एक्स माइनस ओमेगा टी रहेगा, हियर देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ इसके परपेंडिकुलर रहना है उसको, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे जे तो आ ही नहीं सकता है, समझ रहे हो, जे नहीं आ सकता। अब अगर उसने उसने डायरेक्शन दे रखा है कि ये किधर ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, किधर ट्रैवल हो रहा है, तब तुम इस चीज का यूज कर सकते हो। और अगर उसने नहीं बोल रखा है, तो ऑप्शन में कंफ्यूजिंग डाल ही नहीं सकता। ठीक है, वो ऑप्शन में या तो आई ही रहेगा या तो जे ही रहेगा। जे वाले तो ऐसे ही हट जाएंगे क्योंकि जे हो नहीं सकता। ठीक है, और आई भी डाल दे, के भी डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो लिबर्टी है, आई भी हो सकता है, के भी हो सकता है। अगर उसने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल नहीं दे रखा है तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल देते ही फिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो मतलब मैं आई ले लेता हूँ, ये वन ऑफ द ऑप्शंस में रहेगा, ये करेक्ट रहेगा। अब मेरे को मैग्नीट्यूड पता करना है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा इक्वल टू बी सी होता है मैग्नीट्यूड वाइज तो। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड जो रहेगा, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी हो जाएगा इससे, तो ई नॉट बाई सी रहेगा। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी पहले इनके मैग्नीट्यूड, उतना बाई सी रहेगा, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। समझ गए हो क्या? यही क्वेश्चन पूछता है वो, 4 साल 5 साल हो गए एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे के कैप भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, बोल ही देते हैं, इफ वेव, ये बोलता नहीं है क्योंकि ये देता नहीं, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, इफ वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग। अभी ऊपर वाले केस तो देखे ही हैं, ऊपर वाले केस में वेव इधर ट्रैवल हो रही थी, मतलब आई कैप के अलोंग ट्रैवल हो रही थी, तब बी के कैप में आ जाता। ठीक है, बट वो देते नहीं है, और वो जब नहीं देते हैं तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी नहीं डाल सकते। आई और के दो डाल दिए तो दोनों करेक्ट आंसर होंगे अगर मल्टीपल करेक्ट हुआ तो। ठीक है, चलो बहुत हुआ, समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सेल्फ रीडिंग करना, यू कैन ऑलवेज आस्क डाउट्स, बट मैं थोड़ी ना क्लास को पेस अप कर रहा हूँ, स्पीड अप, स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, तो यू हैव टू बी स्मार्टर, सेल्फ स्टडी बहुत करनी पड़ेगी। चलो, अल्टरनेटिंग करंट चालू करते हैं। ट्राई करना शुरुआत में कुछ गड़बड़ ना करो, शुरुआत में हर चीज को समझ करके जाओ। एक बार अल्टरनेटिव करंट का फ्रेमवर्क बन जाएगा ना, ये चैप्टर कैसे पढ़ाने वाला हूँ बता रहा हूँ मैं, एक फ्रेम तैयार होगा चैप्टर का, तुम्हें कुछ बेसिक बातें बता दी जाएंगी और वही चीज हर जगह यूज हो रही होगी। ठीक है, बेहद स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग, एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, और इससे छूट गया मतलब तुम तो यार बहुत गधे हो समझो फिर। ठीक है, बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, तो देखते हैं, इसलिए शुरुआत में जो फ्रेमवर्क है उसको समझना।
ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की क्या बात है ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एवरेज के मतलब को समझते हैं। ठीक है, एवरेज क्या होता है करके। एवरेज जो होता है बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। जैसे कि सिंपल एवरेज हो सकता है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है, वो भी तो एक मीन ही है, एक प्रकार का मीन है वो भी। ठीक है, रूट मीन भी हो सकता है, रूट मीन स्क्वायर वाला एवरेज भी हो सकता है। तो जरूरत के हिसाब से है ये। ठीक है, किस जगह पे कौन सा एवरेज यूज करें उसके हिसाब से हम लोग एवरेज को डिफाइन करते हैं। जैसे कि जैसे कि मान लो कोई बैट्समैन है, किसी मैच में 1 रन बना रहा है, किसी मैच में 2 रन बना रहा है, 3 रन बना रहा है मान लो। ठीक है, तो उसका एवरेज तुम देखते हो तो तुम्हें पता चल जाता है ओके ये सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस में एक टूर्नामेंट में ओवरऑल कितना रन बना सकता है। ठीक है, तो वहां पे सिंपल जो मीन है, ठीक है, वो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे तुम्हारे मार्क्स डिक्लेयर होते हैं मान लो। ठीक है, तुम्हारे मार्क्स डिक्लेयर हो रहे हैं तो उसमें तुम्हें 5 सब्जेक्ट में 90 90 80 80 ऐसे कुछ मिले, तो वहां पे जो तुम्हारा सिंपल एवरेज है वो तुम्हारे परसेंट को दिखाता है। तो वहां पे सिंपल एवरेज यूजफुल है। कुछ जगहों में जियोमेट्रिक मीन यूजफुल होता है। ठीक है, बट जब हम लोग किसी की वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, कहीं पे एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज पढ़ रहे होते हैं, तो सिंपल एवरेजेस का उतना मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, यूजफुल नहीं रहते। निकाल तो सकते हो उनका भी सिंपल एवरेज। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जैसे कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था कि बहुत सारे बॉल्स एयर पार्टिकल्स हैं, वो अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं मान लो, अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे होंगे। सबकी सेम वेलोसिटी थोड़ी होगी एक गैस चैम्बर के अंदर में। ठीक है, अब मैं इनका टोटल मैं तुम्हें बोलूं कि टोटल इनकी वेलोसिटीज को ऐड करो, वेलोसिटी वेक्टर्स को सबकी, तो तुम क्या बोलोगे, लगभग जीरो रहेगा बोलोगे, क्योंकि रैंडमनेस है। 10 ही बॉल थोड़ी है, 10 करोड़ बॉल्स हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब हुआ, कुछ सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा है ना हमको यहाँ से। बस ये पता चल रहा है कि ओके सभी लोग रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल जो एवरेज है वो हमारा लगभग जीरो के बराबर आ जाएगा। ओवरऑल जो हमारा मोमेंटम वेक्टर है वो लगभग जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर ओवरऑल जीरो आ रहा है तो तुम समझ रहे हो ना यार कि उसका एवरेज भी जीरो आएगा। ठीक है ना, ये एवरेज है अब जो एन से डिवाइड करने के बाद मिल रहा है वो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एवरेज को जीरो ही डिफाइन करना है, उससे अच्छा एवरेज वेलोसिटी को ना डिफाइन करके एवरेज स्पीड को डिफाइन कर लो। मान लो 1 मिनट के लिए कोई बंदा बोलता है कि चलो एवरेज स्पीड डिफाइन कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, तुम ऐसे सभी मॉड्स को ले रहोगे, अब ये जीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड है ना सबकी, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है, मॉडुलस ले लिया तुमने, नंबर है वो। ठीक है, वो जीरो नहीं आएगी। मान लो तुम्हारी एवरेज स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड आती है मान लो। ठीक है, बट तुम ऐसा देख रहे हो कि तुम्हारे चैम्बर में कोई भी 2.5 से ट्रैवल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें ऑल्दो एक अंदाजा तो लग गया कि ऑन एन एवरेज को किसी से ट्रैवल कितने से कर रहा है, बट इस डाटा को लेकर के और आगे क्या जाए। ठीक है, और कुछ इसका यूज नहीं है, रादर ये दिखाने के कि इसके अलावा ये दिखाने के कि ये इतनी लगभग एवरेज स्पीड है। तो हम लोग आरएमएस स्पीड को डिफाइन करते हैं, जो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो एवरेज स्पीड थोड़ी इतनी भी आ जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि खराब एवरेज है, भाई इससे भी तो कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, इससे भी कोई ट्रैवल नहीं कर रहा होगा। बट इससे फायदा ये हो जाता है कि अगर इसको टोटल मास से मल्टीप्लाई करो इस वी आर एम एस को, तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे वी आर एम एस की जगह वी एवरेज करोगे तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। सर क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आर एम एस को ही वैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, आर एम एस को डिफाइन ही वैसे किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक बार देखो, ऐसे डिफाइन किया गया था। आरएमएस अगर बताना था तो हम लोग हर एक के मास को लेते थे, उनकी वेलोसिटीज को लेते थे। ठीक है, हर एक के मास को लेते थे, उनकी वेलोसिटीज को लेते थे, मास को लेते थे, वेलोसिटीज को लेते थे। ठीक है, और टोटल मास से डिवाइड कर देते थे। तो ये वी आरएमएस का स्क्वायर हुआ करता था। ठीक है ना, तो जब ऐसे डिफाइन करें तो ये एम टी से एम टी कट जाएगा, और हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर।
ऐसे करके रहेगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ही तो दिखा रहा है। ठीक है, फिर कुछ स्टूडेंट लोग क्या बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर आपने वीआरएमएस को डिफाइन करने के लिए बोला और आपने बोला कि वीआरएमएस से हम लोग को टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल जाती है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हर एक का मास और वेलोसिटी थोड़ी पता है हम लोग को। फिर भी कर तो हम वही खतरनाक चीज ही रहे ना कि हर एक का मास और हर एक की वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं गैस में, जो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो हमारे पास लकीली एक बात रहती है, लकीली वी नो कि भाई वीआरएमएस को हम लोग टेम्परेचर से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात खत्म हो गई यहाँ पे, इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी निकल जाता है। ठीक है, इतनी कहानी का मैं कंक्लूजन ये बताता हूँ दैट वी आर एम एस इज अ यूजफुल क्वांटिटी वेन एवर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। ठीक है, ये चीज अगर तुम्हें याद नहीं आ रही हो तो यू हैव टू रिवाइज इट। मैंने ऑल दो यहाँ पे कंप्लीटली बता दिया कि क्या इसका बैकग्राउंड है। मैं इसी चीज को यहाँ पे जो लिख रखा है ना मैंने, इसको मैं एक दूसरे तरीके से लिखता हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और ऐसा डेफिनेशन यहाँ पे भी रहेगा जो हम लोग प्रेजेंट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वी आर मूविंग फ्रॉम द नोन थिंग टू द अननोन थिंग। तो यहाँ पे मैं इसको के ई वन लिख देता हूँ और उसको मैं क्या लिख देता हूँ, के ई टू लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे के ई नहीं है ये, दिस इज नॉट के ई, कि हाफ में यहाँ पे हाफ भी है। ठीक है, कुछ फंक्शन है, कोई एक्सप्रेशन है मास एंड वेलोसिटी का, फंक्शन है मास एंड वेलोसिटी का, उन सभी चीजों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं फिर किसी चीज से, यहाँ पे तो मास से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, उसका फिर रूट ले रहे हैं, तब वो आरएमएस निकल करके आ रहा है। ठीक है, अभी इसी चीज को हम लोग एकदम जनरलाइज तरीके से लिखेंगे इस चैप्टर में। या तो अभी अब चैप्टर ये चालू हो रहा है, चैप्टर का फ्रेमवर्क चालू हो रहा है। ठीक है, जो फ्रेमवर्क हम पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि फॉर एनी फंक्शन, ये तुम्हें रटना है पूरा, और फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ टी बोलना है, एफ ऑफ टी बोलो, एफ ऑफ एक्स बोलना है, एक्स बोल लो, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल है। यहाँ पे एफ ऑफ टी ले रहे हैं, जो एवरेज होता है ना सिंपल वाला, वो कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ टी को ऐड करो। ठीक है, और जितने समय के लिए ऐड करो, जितने ड्यूरेशन के लिए ऐड करो, उतने ड्यूरेशन को भी नीचे में लिखो। ये सिंपल एवरेज हुआ हमारा। ठीक है, और अगर आर एम एस, ये एवरेज ऑफ एफ ऑफ टी था, आर एम एस ऑफ एफ ऑफ टी ऐसे डिफाइन होता है कि तुम उस फंक्शन के स्क्वायर को ऐड करो, उस फंक्शन के स्क्वायर को ऐड करो। बट इंटीग्रेशन का जब साइन ले रहे हो तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने के लिए कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना, वो डी टी है। ठीक है ना, ऐड करने के लिए, तो वैसे लोगों को ऐड करो अपॉन, जितने टाइम के लिए ऐड कर रहे हो उतने टाइम के लिए डिवाइड करो। ठीक है, और उसका रूट ले लो। ठीक है, तो तुम्हें साइमल्टेनियसली डायमेंशनली भी देखना है, डायमेंशनली है तो एफ ही ना, आना भी तो एफ ही चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे लिए कंटिन्यूस चीजों का हुआ। ठीक है, ये कंटिन्यूस लोगों का हुआ, कंटिन्यूसली वेरियस वेरी करने वाले लोगों का चीज है ना। और जो डिस्क्रीट रहते थे तो ये चीजें बहुत सरल रहती थी हमारे लिए, इस समेशन ऑफ एन वन, जैसे जो क्वांटिटीज होती थी, ठीक है, उन क्वांटिटीज को ऐड करते थे। ठीक है, और कितनी बार उसको जोड़े हो उसको देख लेते थे। ठीक है, ये सिंपल एवरेज हुआ करता था। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हैं, तो इनके लिए क्या हुआ करता था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, ये हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऐसे एन के स्क्वायर को डिवाइडेड बाय वो लोग कितने हैं। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, देखो यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इंटीग्रेट करते समय कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए ना, उसके लिए उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट हियर वी डोंट नीड दैट।
ठीक है, ये सिंपल आरएमएस हुआ तुम्हारे लिए। इसका रूट है ना, रूट रूट ऑफ दिस थिंग, तो यहाँ पे 5 कितना आ रही है, 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 16 30, 14 + 6 30, और 30 और 55/5। ठीक है, तो 11 का रूट आ रही है। 11 का रूट कितना होगा रफली? 3 से बड़ा? कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है मैंने। 3 नहीं, सही किया मैंने। 3 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, 4 करोगे तो 16 चले जाएगा, 3 करोगे तो 9 रहेगा, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे कितना आ रहा था ये? 3 2 5, 5 5 10 10 15, 3 आ रही है। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे 3.2 आया है, यहाँ पे 3 आया है। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता इनमें। ठीक है, बट यूजफुल आरएमएस बहुत ज़्यादा होता है एनर्जी के टर्म्स में। आई होप समझ गए हो। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि फाइंड एवरेज ऑफ साइन एक्स ओवर 0 to 2 पाई, ठीक है, तो तुम्हें अब फीलिंग से समझना है मेन बात। ये साइन एक्स है, तुम ओरली आंसर दो मेरे को पहले तो। 0। ठीक है, 0 रहेगा। ठीक है ना, 0 रहेगा, क्योंकि भाई जितना पॉजिटिव जोड़े उतने नेगेटिव जोड़े, और डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग 2 - 2/0 है। ये 2 कहाँ से आ रहा है, मैथ्स की क्लास वाले समझ रहे होंगे कि ये टोटल 2 है। मैं भी करके दिखाता हूँ, 0 आएगा आंसर। ठीक है, इंटीग्रेट करो साइन एक्स को। ठीक है, अब dx के साथ इंटीग्रेट करोगे क्योंकि साइन एक्स है। ठीक है, dx को इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाता है कॉस एक्स का माइनस। ठीक है, यहाँ पे 0 से 2 पाई डालो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कॉस जीरो भी -1, कॉस जीरो भी 1 रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ पे कैंसिल होकर देख पा रहे होगे तुम। ठीक है, और नीचे में जो भी आ रही है 2 पाई है ना, तो ये 0 आ गया। किसी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं, आई होप तुमने देख लिया। अब मैं बोलूं कि फाइंड आरएमएस, फाइंड आरएमएस, आरएमएस ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ये कैसे हो रहा है। एक्सप्रेशन देख ले रहा हो, यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है, आरएमएस ऑफ साइन एक्स 0 से 2 पाई। तो तुम बोलोगे कि भाई साइन एक्स जो भी फंक्शन दिया उसका स्क्वायर करो, डीएक्स के साथ इंटीग्रेट करो, डीएक्स को इंटीग्रेट करो, रूट ले लो। ठीक है, डिनोट ऐसे होगा ये, है ना, नोटेशन ये वाला यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स सीधे ऐड करने जानते नहीं है, 1 - cos 2x/2 होता है, ये जानते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेट करना है, अभी अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ, अभी तो चेंज किया बस उसको। ठीक है, रूट में है अभी भी, डीएक्स इंटीग्रेशन एक्स आ चुका है, और उसका 0 से लेकर के 2 पाई लिमिट भी डाल चुके हैं। ठीक है, अब ऊपर में cos 2x का इंटीग्रेशन 0 होता है, तुम जानते हो, और नहीं जानते हो तो बताओ। ठीक है, 1/2 dx का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 dx। ठीक है, अरे यार चलो, 1/2, पहले इस वाले हिस्से कर रहा हूँ, 1/2 है वो, वहां पे 2 पाई डाल दिया मैंने। ठीक है, और माइनस ये एक्चुअली में 0 आता है, ये वाला पूरा पार्ट, ये भी अलग से करके दिखाता हूँ क्योंकि पहली बार हो तो कर दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, 2 पाई कैंसिल हो गया, 1/√2 आया। ठीक है, दिस यू हैव टू मग अप। ये कैसे 0 आया, cos 2x/2 dx को ऐड करोगे तो इंटीग्रेशन में उसका साइन 2x/4 आ जाएगा, क्योंकि समझ रहे होगे। ठीक है, 2 × 2 हो गया ये, है ना। अब लिमिट डालो 0 से 2 पाई, तो जब 2 पाई डाले तब 0, जब 0 डाले तो 0। ठीक है, वो ये तो चेहरा बन गया किसी का। ठीक है, 1/√2 आता है, ये बात याद रखना तुम्हें। मैं अगली बार से नहीं बताऊंगा, ये वाला पार्ट 0 होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज तुम्हारी कैलकुलेशन सरल होगी। और करके देखो, साइन 2x का ग्राफ बना, cos 2x का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये होता cos x का ग्राफ अगर cos x होता तो। ठीक है, 0 से 2 पाई तक,
दिस इज कॉस एक्स, कॉस टू एक्स कैसा होगा? इसको ऐसे ही बनाए रहने दो। ये जगह जिसका नाम पहले तुम समझ रहे हो ना, फोर पहले जो पाई कर चीज दो इसको। पाई बाई टू पे होता था वो और जल्दी जल्दी होने लगेगा, पाई बाई फोर में ही हो जाएगा, है ना? और ये पाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार कंप्लीटली एक ग्राफ और जाएगा ऐसे ही फिर। तो यहां से लेकर के यहां तक को ऐड किए हैं समझो, तो जीरो आएगा ना वो तो। जितना ये है इतना ये है, कैंसिल आउट हो गए, जितना ये है इतना ये है, कैंसिल आउट हो गए। समझ गए हो क्या? ठीक है, तो ये पार्ट हमेशा जीरो आता है। एक मिनट रुकना। रिकनेक्ट होता है।